अच्छा यार, सबसे पहला एमसीक्यू इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट टू मिनिमाइज लॉसेस फ्रॉम इन्वेंटरी। वो कह रहा है इसमें से कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कौन से ऐसे आप काम कर सकते हो जिससे आप अपने जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज कर लो। कौन से लॉसेस? इन्वेंटरी लॉसेस। इन्वेंटरी लॉसेस यानी इन्वेंटरी जाया होना, इन्वेंटरी का चोरी होना। इसके लॉस को बचा कैसे सकते हो? सबसे पहले यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर परचेजेस। यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर परचेजेस का मतलब ये है कि जब हम परचेजेस करें तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज करें। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? नॉर्मली हम लोग जब अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे F2 के अंदर तो एक टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसमें हम देखेंगे कि हम चीजों के स्टैंड के लिए हम कौन कौन सी कॉस्ट यूज कर सकते हैं। हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम कौन सी कॉस्ट यूज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड कर सकते हैं, एक्चुअल कर सकते हैं, बजटेड कर सकते हैं, या जो भी हिसाब किताब होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम अगर किसी मटेरियल को परचेज करते हुए, अगर कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसकी कोई भी कॉस्ट यूज कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कॉस्ट यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर रहे हैं या नॉन स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज कर रहे हैं, क्या इस चीज लॉस इन्वेंटरी लॉस से ताल्लुक है? यानी उससे क्या हम बचा सकते हैं इन्वेंटरी? बताओ, यस या नो। अगर हम किसी इन्वेंटरी की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, चाहे स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे दूसरी वैल्यू, जो भी वैल्यू यूज कर रहे हैं, वैल्यूएशन मेथड चेंज करने से हम इन्वेंटरी लॉस को बचा सकते हैं, इन्वेंटरी चोरी होने को बचा सकते हैं? बताओ। हमने बताना है सबने। नहीं बचा सकते, क्योंकि वो तो जस्ट एक वैल्यूएशन मेथड है। आप फाइफो यूज कर लो, आप लाइफो यूज कर लो। अब आप फाइफो की जगह लाइफो यूज करोगे तो इससे ये तो नहीं होगा ना कि आप इन्वेंटरी के लॉस को बचा लोगे। तो ये ऑप्शन नहीं है। हमने बताना है वो ऑप्शन जिसमें इन्वेंटरी लॉस बच रहा हो, मतलब इन्वेंटरी लॉस मिनिमाइज हो रहा हो, जो उसने पूछा है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्टोर्स। वो कह रहा है जिस स्टोर्स में मटेरियल पड़ा होता है वहां पे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो, यानी जो जिसको अलाउ है सिर्फ वो एंटर हो सकता है, ये नहीं कि एरा गैरा हर बंदा, हर डिपार्टमेंट का बंदा वहां एंटर होगा। तो बताओ, इस चीज से आप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो? यस या नो? लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो? बताओ यस या नो। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर दो, मतलब हर बंदा एंटर ना हो स्टोर्स में, तो चोरी को बचा सकते हो ना, लॉस को बचा सकते हो। जब आपने रखा हुआ गया इसके अंदर सिर्फ स्टोर से रिलेटेड बंदे आएंगे, ओनली द पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन आर अलाउड टू एंटर द रूम, अलाउड टू एंटर द स्टोर्स, तो ऑब्वियस ही बात है उससे इन्वेंटरी लॉस कम होगा, चोरी कम होगी, इन्वेंटरी गायब कम होगी। उसके बाद रेगुलर स्टॉक टेकिंग। रेगुलर स्टॉक टेकिंग का मतलब, स्टॉक टेकिंग का हमने पढ़ा था ना, काउंटिंग को, फिजिकल काउंटिंग को बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। तो काउंटिंग से भी आप क्या कर सकते हो? अपने लॉसेस को बचा सकते हो। काउंटिंग की ही इसीलिए जाती है कि रेगुलर बेसिस पे देखा जाए कोई चोरी तो नहीं हो रही, कोई लॉस तो नहीं हो रहा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है ये एमसीक्यू? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास। अच्छा, मैं एमसीक्यू करता जाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना साथ ही, मतलब मैं ऐसे आगे चले जाऊँ तुम लोग, मैं ना पूछूं कि क्लियर है या नहीं, तो ये ना समझना मैंने पूछा नहीं, कुछ इशू आए तो पूछ लेना, ठीक है, ताकि टाइम जाया ना हो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एप्पल बायस एंड सेल्स इन्वेंटरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। उन्होंने सारी डिटेल दे दी। पीरियोडिक वेटेड एवरेज फॉर द मंथ इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। वो कह रहा है जो पीरियोडिक वेटेड एवरेज है वो उसकी हमने वैल्यू इस तरह निकालनी है, मतलब कि टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये एक्चुअली उसने जो हमने पढ़ा हुआ ना, पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज से जो आप आंसर निकालते हो ना, पीरियोडिक वेटेड एवरेज से जो आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, वो इस फॉर्मूले से निकालते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज है उसमें हम पूरा टेबल बनाते हैं, पहले रिसीट्स, फिर इश्यूज, फिर कॉल, फिर बैलेंस, जिस तरह फाइफो में है, लाइफो में है। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक वेटेड एवरेज में हम पूरे पीरियड का एक ही रेट निकालते हैं, और उसका यही फॉर्मूला होता है कि हम ओपनिंग बैलेंस की कॉस्ट यानी वैल्यू प्लस परचेजेस, परचेजेस भी बोल सकते हो, यहाँ पे रिसीट्स भी बोल सकते हो, परचेजेस भी वर्ड यूज हो सकता है, रिसीट्स का वर्ड भी यूज हो सकता है। उसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दो ओपनिंग बैलेंस के यूनिट्स प्लस परचेजेस या रिसीट्स के यूनिट्स के साथ। तो जब आप ये डिवाइड करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो एक्चुअली वो कॉस्ट पर यूनिट आपको मिलता है कि आप पूरे पीरियड पे वो लगा सकते हो। हाँ, फाइफो में ऐसा नहीं है, लाइफो में ऐसा नहीं है, और क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं है। वहां पे रूल्स है कि पहले फाइफो में है, पहले जो माल आया, जो अब इशू होना है, यानी जो सेल होना है या इशू होना है,
वो उस वैल्यू पे जाएगा, या स्टार्टिंग पे अगर 5 हुआ है या एंड पे अगर लाइफ हुआ है, और क्यूमुलेटिव में था कि हर हर इशू से पहले एक नया रेट निकलेगा। लेकिन पीरियोडिक ऐसा नहीं था, पीरियोडिक में क्या था, एक ही रेट निकलेगा पूरे पीरियड का, और वो उसका फॉर्मूला ये है जो उसने यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है। तो वो ये एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि हम सवाल में पीरियोडिक वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, अगर कहीं यूजेज आएगा तो हम बोलेंगे कि हम पीरियोडिक वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, उसने पूरा डेटा दिया और वो बता रहा है स्टेटमेंट ट्रू बता दो। एक्चुअली वो सारी स्टेटमेंट्स में अगर आप नोटिस करो तो वो क्लोजिंग इन्वेंटरी पूछ रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंटरी, और आगे वो पूछ रहे हैं फाइफो और पीरियोडिक वेटेड एवरेज का डिफरेंस चारों में। यानी हमें ये सवाल एक मरतबा फाइफो से करने और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है, और एक मरतबा पीरियोडिक वेटेड एवरेज से करना है और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। दोनों से निकाल के कंपैरिजन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को ना मैं स्क्रीनशॉट इसका लेके तो हम वन नोट पे जाते हैं और वहां पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे एक मरतबा फाइफो से और एक मरतबा कर लेंगे वेटेड एवरेज, पीरियोडिक वेटेड एवरेज से। उससे हमारा भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने ड्यूरिंग द लेक्चर क्या कहते हैं नहीं किया था, तो वो हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फाइफो के लिए तो भाईजान आपको प्रॉपरली सारा का सारा जो है ना एक प्रॉपर टेबल बनाना पड़ेगा। एक हम लोग जो कॉलम बनाते हैं वो होता है रिसीट का, फिर इशू, और फिर बैलेंस। और बैलेंस में एंड पे जाके हमें पता चलेगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात करें ना तो क्लोजिंग बैलेंस उसको चाहिए। अब रिसीट्स में सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी हमारे पास पहले आई, ये भी रिसीट में आएगी। 100 यूनिट्स आपको मिले एट 2.52। 100 यूनिट्स एट 2.52 का मतलब ये है $250 उसकी अमाउंट है, $250 उसकी अमाउंट है, और ये डॉलर पर। अच्छा, अब फाइफो में क्या कर, कोई भी मेथड होगा, आप जब रिसीट की कॉलम को अपडेट करते हो साथ ही बैलेंस को भी अपडेट कर देते हो, साथ ही बैलेंस को भी अपडेट कर देते हो। 100, 2.52 और 252, ये आपने रिसीट्स के साथ बैलेंस को भी अपडेट कर दिया। फिर उसके बाद फौरन 4 अगस्त को एक सेल हो गई है 20 यूनिट्स की। अच्छा, सेल जहाँ लिखा आएगा ना सेल, तो समझ आना सेल अगर बात कर रहे हैं तो वो इशू की बात कर रहे हैं। और अगर वो परचेज लिखे तो वो अपने रिसीट्स में लेके जाना है। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी जब मैं करवा रहा था तो मैंने आपको परचेजेस के साथ रिसीट का भी बोला था, तो या देखो सेल और परचेज का वर्ड लिखा हुआ है तो परेशान नहीं होना, रिसीट्स और इशू की बात ही कर रहा है वो, सही, ठीक है। अच्छा, फौरन इसके बाद क्या हुआ, 20 यूनिट्स आपको सेल करने हैं यानी इशू करने हैं प्रोडक्शन को, ठीक है, तो ठीक है हम कर देते हैं यहाँ पे 20 यूनिट, 20 यूनिट हम ले जाते हैं। अब इशू वाले कॉलम में जाए, एक हम कॉलम बना लेते हैं केजीज का, एक हम बना लेते हैं डॉलर पर केजी, और एक टोटल वैल्यू का। अगर हम केजीज देखें तो कितने हमने केजीज करने हैं, 20। अभी फाइफो यूज कर रहे हैं और हमारे पास वैसे है एक ही कीमत वाला माल पड़ा हुआ 2.52 पे, तो इस सारे के सारे को 2.52 पे आप ले जाओगे। जरा बताओ 20 × 2.52 क्या होता है, आंसर बताना। 20 × 2.52 क्या होगा, जरा बता दो। 20 × 2.52, ये आ रहा है 50.4। 50.4 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 50.4 का माल हमने इशू कर दिया। अब ये तो रूल है कि जैसे ही रिसीट ये जैसे ही इशू को अपडेट करेंगे तो हम बैलेंस को भी अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे इशू को लेकिन माइनस में करेंगे, रिसीट्स को पॉजिटिव में करेंगे। तो 2.52 इसका रेट क्या बना, 50.4। ये हमने रेट बनाया जो रेट इसको क्या कहते हैं मिला फ्रॉम
फाइफो के मेथड के मुताबिक, ठीक है। अभी क्योंकि एक ही रेट था 2.52 तो हम वही लेंगे, लेकिन अगर फाइफो अगर ज्यादा रेट्स होते, ज्यादा रिसीट्स होती, तो हम कहते हैं कि जो सबसे पहले माल पड़ा हुआ है। अब आपके जेहन में रहना चाहिए कि इस 100 में से हमने 20 केजीज दे दिया हुआ है, इशू कर दिया हुआ है, तो बाकी कितना बच गया? 80 अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। 8 अगस्त को क्या हुआ? दोबारा परचेजेस हुई, यानी रिसीट्स हुई। कितनी? 140 या 2.56। यानी यहाँ पे 8 अगस्त को क्या हुआ कि 140 यूनिट्स आपके हुए, आपने परचेज किए एट 2.56। 140 या 2.56 जरा बताना, कैलकुलेट करो जरा। 140 इंटू 2.56 क्या आएगा? कितने का माल हमें रिसीव हुआ? कितने का माल हमें रिसीव हुआ? फौरन बताओ, फौरन। 140 इंटू 2.56 कितना, क्या अमाउंट आएगी? सबने कैलकुलेटर पक्के यार, सब कैलकुलेटर लेके रखो। 358.4। अच्छा, मैं तुम लोगों को भी भरोसा रख के वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये ना हो कि जरा दिखवा देना, जरा फोकस सही से तुमने। अच्छा, 140 इंटू 2.56, 358.4 मेरे पास क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा 140, क्योंकि रिसीट है तो बैलेंस में तो हर चीज अपडेट करनी है। 2.56, 358.4। अब रिसीट है तो उसको पॉजिटिव रहने दूंगा, इशू होता तो नेगेटिव। उसके बाद दोबारा सेल आ गई 90 यूनिट्स। अब 90 यूनिट्स की सेल आई है। अब जरा गौर से, हम यूज कर रहे हैं किसको? फाइफो को। हमारे पास अब आ गई 90 यूनिट्स की सेल, यानी इशू करना है 90 यूनिट्स। 90 यूनिट्स में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास कौन सा माल पड़ा हुआ है। हमारे पास सबसे पहले 2.56 वाला नहीं पड़ा हुआ, बल्कि इससे पहले भी 2.52 पे भी कुछ माल पड़ा हुआ है। कितना माल पड़ा हुआ है 2.52 पे? अवेलेबल कितना माल है? जल्दी बताओ, जल्दी फौरन। कितना माल अवेलेबल है 2.52 पे? बताओ सब 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 सब। हमजा, आप ही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। कितना माल पड़ा हुआ है हमारे पास 2.52 पे? कितना माल पड़ा हुआ है? कितना माल पड़ा? निशान, तुम लोग क्लास में बैठे हुए हो, जरा फौरन रिप्लाई करो यार, क्या हुआ? 140 नहीं, बट 140 मैंने 140 का तो पूछ, मैंने मैंने पूछा 2.52 रेट वाले माल पे कितना माल पड़ा हुआ है। 140 तो 2.56 वाले में पड़ा हुआ है। फोकस पूरा रखो सब यार, फोकस पूरा रखो, सही से फोकस रखो। ठीक है, ये देखो, ये देखो। 2.52 वाले माल पे, माल हमारे पास पड़ा हुआ है 100 रुपए। 2.52 वाला जो माल है वो हमारे पास पड़ा हुआ था 100 रुपए। 100 केजीज। 100 केजीज में 20 केजी हमने इशू कर दिया, जिसको मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो बाकी हमारे पास माल यहाँ पे 80 पड़ा हुआ है। 80 किलो हमारे पास माल, 80 यूनिट पड़े हुए हैं हमारे पास 2.52 वाले। उसके बाद आगे, उसके बाद आगे 140 हमारे पास बाद में आए नए रेट पे। तो मैं पुराने रेट की बात करूँ, 2.52 रेट की बात करूँ, तो उस वाले में कितना माल पड़ा हुआ है। तो टू फाइफो मेथड है, तो फाइफो मेथड के मुताबिक अभी यहाँ से हम ले लेंगे 80, क्योंकि हमें यहाँ पे अब सेल करने 90, यानी इशू करने 90। तो 80 हम यहाँ से ले लेंगे और 10 हम यहाँ से ले लेंगे। 10 हम ले लेंगे 140 वाले में से। तो 80 हम ले जाएंगे 2.52 पे, और 10 किलो हम ले लेंगे 2.56 से। जरा कैलकुलेट करके बताओ कि क्या वैल्यूज आ रही है, क्या वैल्यूज आ रही है। 80 इंटू 2.52 क्या आ रहा है? 201.6। और क्या कहते हैं, 10 इंटू 2.56 क्या आ रहा है? 25.6। अब ये दोनों इशू हुए हैं, ये दोनों इशू हुए हैं, तो हम चलो इशू कर देते हैं यहाँ जाके। 80 को माइनस करते हैं एट 2.52, यानी 201.6 माइनस होगा, और दूसरी साइड से 10 केजी माइनस करते हैं 2.56 पे, तो यहाँ पे 25.6 यहाँ से माइनस होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इशू। अब इसके बाद दोबारा क्या हुआ? सेल के बाद दोबारा परचेज की हमने 200 यूनिट एट 2.78। 200 यूनिट एट 2.78। ये क्या बन रहा है? आपका आंसर बताना। कैलकुलेट 550, 2.78 इंटू, ये मेरे पास दो आंसर आ गए हैं। एग्जैक्ट 556 है, 559.6 है। 200 इंटू 2.78 सिंपल। 200 इंटू 2.78 करो। 559.6 आ रहा है। दोबारा कैलकुलेट दोबारा कर लो आप। 556, 556 आ रहा है, ठीक है। 556 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 556 जो आंसर आपके पास आया, ये आया रिसीट, ये रिसीट है, तो आप इसको जाके 200 इंटू 2.78
ऐड कर दो कि 556 की रिसीव जो हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे मजीद ऐड कर दिया। और एंड पे फिर सेल हमारे पास है 180 की, एंड पे फिर हमारे पास सेल यानी E2 है 180। अब हमारे पास सबसे पहला, क्योंकि फाइफो मेथड है, तो फाइफो मेथड में देखेंगे सबसे पहले वाला माल कौन सा अवेलेबल है, तो हम ऊपर जाएंगे 140 में से सिर्फ हमने भी 130 यूज किया था, वन सॉरी 140 में से भी सिर्फ हमने 10 यूज किया था। तो अभी हमारे पास ऊपर 2.56 से 130 केजीज पड़े हुए हैं, 130 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो 130 तो वहां से ले लेंगे, हमने सेल करने थे यहाँ पे 180, तो 130 तो अरेंज हो गए 2.56 से, 130 तो अरेंज हो गए 2.56 से, बाकी कितने रह गए 50। ये 180 में से 130 हमने अरेंज कर लिए, बाकी 50 रह गए, 50 हम ले लेंगे 2.78 पे, 50 हम ले लेंगे 2.78 पे, तो 50 को लेंगे 2.78 पे। अब 130 को करो मल्टीप्लाई 2.56, 332.8, ये आ गया हमारे पास 130 टू 2.56, और 15 टू 2.78, ये आ गया 139। ये हमारे पास इश्यूज आ गए हैं, इश्यूज आ गए, वैल्यू इश्यूज आ गई। ठीक है, जो हमने माल सेल किया, इशू किया, इसको माइनस कर दो, 130, 50, एक हम लेके गए 2.56 के माल पे, और एक 2.78 के माल पे, और 332.8 और 139। अब हमने निकाली क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू, हमें और चीजों से ताल्लुक नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक चीज है, और वो है क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू। क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू के लिए सिंपल, ये सारी की सारी लाइन को ना, ये सारी लाइन कैलकुलेट कर लो, जो चीज ऐड हो रही है इसको ऐड रहने दो, जो चीज माइनस हो रही है इसको माइनस करके फाइनल वैल्यू बता दो। फाइनल वैल्यू 417 आ रही है दोनों, ये आपने टोटल कैलकुलेट किए, 417 आपने टोटल कैलकुलेट किया है क्लोजिंग बैलेंस का, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू आपके पास आ रही है 470। अब ये वैल्यू आई है क्लोजिंग बैलेंस की किससे, किस मेथड को यूज करके, फाइफो को यूज करके, तो हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं कि फाइफो को यूज करके हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू आई है, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू आई है वो है 470। अब हमें दूसरा मेथड यहाँ कौन सा यूज करना है, पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज के बेस पे हमें, पीरियोडिक वेटेड एवरेज की बेस पे हमें क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू देखनी है। अच्छा, तो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वेट, पीरियोडिक वेटेड एवरेज की बेस पे अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू निकालें, तो वो किस तरह निकलेगी, वो जस्ट एक फॉर्मूला से निकलेगी, और वो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी पीरियोडिक वेटेड एवरेज से आपने कोई भी चीज निकालनी है, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए पूरे पीरियड से, और उसका एक ही फॉर्मूला है पूरा, और वो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस प्लस वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट्स, रिसीट्स बोले तो परचेज भी बोल सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस प्लस यूनिट्स ऑफ ऑल रिसीट्स। अब ये वैल्यू हम सिंपल इनकी वैल्यूज ले लेंगे अपने क्वेश्चन से। अब अगर क्वेश्चन में लेके आऊँ, क्वेश्चन में एकदम कॉपी पेस्ट कर लेते दोबारा से इसको, ताकि हम वैल्यू सही से निकाल सकें। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ से हम वैल्यूज दे देते हैं, हमें यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ओपनिंग बैलेंस चाहिए, ओपनिंग इन्वेंटरी हमारे पास ये है, ठीक है। और सारे रिसीट्स जो उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ रिसीट्स चाहिए, हमें उसमें से सेल्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सिर्फ रिसीट्स चाहिए या ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो उसकी पहले वैल्यू, अगर हम वैल्यू निकालें तो उसको मल्टीप्लाई, सारी वैल्यूज पर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 252 की वैल्यू आ रही है, 140 इंटू 2.6, ऊपर से देख लेते हैं कैलकुलेट किया होगा, 358.4, 358.4, ये इसकी वैल्यू आ गई, और एक लास्ट वैल्यू 200 इंटू 2.78, 556। तीनों की वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट की थी, तो मैंने वहीं से वैल्यूज दे दी। तो तीनों वैल्यूज को एडअप कर दो, 252 प्लस 358.4 प्लस 556, ये सारी वैल्यूज ऑफ ओपनिंग बैलेंस और वैल्यू ऑफ ऑल रिसीट्स यानी परचेजेस ऐड हो गई, और यूनिट्स भी ऐड कर दो। यूनिट्स कितने, 100, 140 और 200, 100, 140 और 200। यहाँ से पहले निकालो कि पीरियोडिक वेटेड एवरेज के मुताबिक कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो ये 2.65, 2.65 करते हैं, 09 के निकालो, ये 2.65 करते हैं, एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा,
तो 2.65 हमारे पास वो रेट आ गया। 2.65 हमारे पास वो रेट आ गया जो हम लोगों ने एक यूनिट का रेट निकाला। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू तब निकलेगी जब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स होंगे, और वो कोई बड़ी लॉजिक तो है ही नहीं। उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.65 को, क्योंकि ये रेट हमने निकाला हुआ है। तो टू क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स निकालने के लिए इसका मतलब ये है कि जो बच गए। क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स वैसे मैं ऑलरेडी यहाँ निकाले कैलकुलेट किए नहीं वैसे, लेकिन अगर हम इसको सारा को कैलकुलेट करते हैं यहाँ से भी आ सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स निकालने के लिए आप रिसीट्स, जितनी रिसीट्स है उसमें से सारे इशू माइनस कर दो। जितनी रिसीट्स है उसमें सारे इशू माइनस कर दो। रिसीट्स में ओपनिंग बैलेंस भी आपने देखना है, मतलब ओपनिंग बैलेंस रिसीट्स का पार्ट रख के देखना है। सारी रिसीट्स में सारे इशूज के यूनिट्स निकाल दो, तो ये आपके पास ये सारा कुछ गिवन है। ये रिसीट्स है, इसमें जो इशू है उनको माइनस करना है, सिर्फ इशू को माइनस कर दो। ये 3 इशू है, बाकी रिसीट्स है। ऐड अप करके जरा फाइनल अप करके बताओ कितने यूनिट्स आ रहे हैं। 150 आ रहे हैं। अगर आप इन सबको ऐड करो, रिसीट्स माइनस इशू करो, तो आपके पास जो क्लोजिंग जो माल बच रहा है वो 150 यूनिट्स का बच रहा है। तो रिसीट्स माइनस इशू करके आपके पास जो 150 आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.65 से। 150 इंटू 2.65 कितना आ रहा है? 150 इंटू 2.65 कितना आ रहा है? 397.5 आ रहा है। 397.50 आपके पास आ रही है क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू। क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू तक क्लियर है? मैंने किस तरह ये फॉर्मूला लगाया, किस तरह क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स निकाले, और किस तरह कैलकुलेट किया, मुझे एक मिनट कंफर्म कर दो सारे, ताकि फिर हम आगे चले। यहाँ तक क्लियर है? विशाल, हमजा, बताओ यार, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू आई है इसके मुताबिक, पीरियोडिक वेटेड एवरेज के मुताबिक। तो यहाँ पे लिख दो 390 क्या थी, 397.5, 397.5। अब इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है। उन्होंने क्योंकि डिफरेंस की बात की है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लो जरा, बता दो। डिफरेंस कैलकुलेट करके बता दो अगर, बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब। डिफरेंस कितना आ रहा है? 19.5 का, $19.5। अच्छा, अब फाइफो के मुताबिक 19.5 क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है। फाइफो की 19.5 क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है। तो जाते हैं वापस क्वेश्चन पे, जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। हमें आंसर तो पता चल गया, बस अब हमें आंसर कैलकुलेट करना है कहाँ पे लिया क्वेश्चन। तो ये रहा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने, उसने हमसे यही पूछा पहला, अगर हम पढ़े ए, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 19.5 हायर व्हेन यूजिंग फाइफो मेथड इंस्टेड ऑफ पीरियोडिक वेटेड एवरेज। ए ही आंसर है हमारे पास। ये वो कह रहा है फाइफो की यूज करके क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू का जो क्लोजिंग इन्वेंटरी जो वैल्यू है वो 19.5 रुपए ज्यादा आ रही है, डॉलर ज्यादा आ रही है, किससे? पीरियोडिक वेटेड एवरेज यूज करने के लिए इस पर। तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा। क्लियर है एमसीक्यू? अच्छा, इस एमसीक्यू में टाइम बहुत लगा है, देखा आप लोगों ने, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, 5-7 मिनट लगे हैं एमसीक्यू करते हुए। लेकिन क्योंकि मैं अभी एक एक करके एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है। स्टूडेंट्स के भी ना इसका कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम एग्जाम में किस देंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे। शॉर्टकट इसका ना असल में शॉर्टकट है तो सही, लेकिन वो शॉर्टकट ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुश्किल इन द सेंस कि आपके ना स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए। ये फाइफो लाइफो के अंदर नॉलेज किसका चाहिए? देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि अच्छा फाइफो है। तो फाइफो में अगर हम देखें तो यहाँ से हम, अब ये मैं शॉर्टकट बताने लगा हूँ कि ये अकल से जो होगा वो इस तरह होगा कि 100 यूनिट्स थे। ये क्या कहते हैं, 20 जो है, जो जितना आपने टेबल बनाया है वो अपने दिमाग में फिर देर में रखना है कि 100 में से अच्छा 20 निकल गए, हमारे पास 2.52 में ना 80 रुपए का माल रह गया। फिर उसके बाद एक और सेल हुई 90, इस 90 का 90 जो यूनिट्स है, इसके लिए 80 यूनिट हमने यहाँ से ले लिए, 10 यूनिट यहाँ से ले लिए, मतलब जो बच गए यहाँ पे 130 बच गए। फिर उसके बाद देखा अच्छा 180 130 यहाँ से निकल गए, यहाँ कितने बच गए, क्या कहते हैं, 200 मजीद आ गए थे हमारे पास। तो 130 यहाँ से लिए, 50 यहाँ से लिए, तो 150। मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब डायरेक्टली आप दिमाग से अगर करो तो वो हो सकता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको वो तरीका नहीं समझ आ रहा है डायरेक्टली करने से, तो बेटर ये है 2 मिनट ज्यादा लगा के एमसीक्यू के नंबर ले लो, तो ज्यादा बेटर है।
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 4-5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम है, एग्जाम में आप इसका कर पाऊंगा। हाँ, डायरेक्ट यूनिट से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट यूनिट से भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ये बताया कि 100 में से अगर 20 निकल जाते हैं तो यूनिट वगैरह से भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। बट वो पूरा तरीका इसलिए करवाता हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट करवाया होता है, उसमें ये होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट वो पूछे, वैल्यू ऑफ इशू पूछे, क्लोजिंग बैलेंस की यूनिट पूछे, क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू पूछे, वो सारे आंसर्स आ जाते हैं। तो जो भी चीज वो पूछ रहा है तो उसके आंसर्स आ जाते हैं, इसलिए वो तरीका मैंने करवाया है। ठीक है, ये आंसर सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो बता दो। आसान था वैसे, लेकिन थोड़ा लेंथी था। उसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास है। अगला एमसीक्यू सुन लो सब। इन द ईयर एंडेड 31st August 2004, ए रिकॉर्ड्स शो क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ 1000 यूनिट्स कंपेयर टू 950 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी। वो कह रहे हैं कि उसको ना क्या कहते हैं, मतलब हुआ ये कि क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब 1000 थी, कंपेयर टू 950 ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी, यानी 950 जो है वो ओपनिंग इन्वेंटरी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अज्यूमिंग दैट प्राइसेस हैज फॉलन थ्रू आउट द ईयर। अब प्राइसेस बढ़ नहीं रही, बल्कि प्राइसेस कम हो रही है। पहले हम प्राइसेस बढ़ने का ट्रेंड देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रही होती, असल में वो दो चीजों में पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट, फाइफो और एफको के मुताबिक। पहले हम प्राइसेस बढ़ने के हिसाब से बात करते हैं। अगर हम फाइफो की बात करें और एफको की बात करें, क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट दोनों की नजर से, क्योंकि दोनों का ट्रेंड एक ही होता है, दोनों का ट्रेंड एक ही है, ठीक है ना। मतलब अगर फाइफो में क्लोजिंग इन्वेंटरी बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट का ट्रेंड एक ही है, ये याद रखना। अब जब प्राइसेस राइज कर रही होती है टाइम के साथ साथ, नॉर्मली तो यही होता है कि प्राइसेस राइज कर रही होती है, क्वेश्चन में भी नॉर्मली राइज का ही सवाल आ रहा होता है। तो फिर हम कहते हैं कि फाइफो जो है उसमें पहले सस्ते वाला माल इशू हो जाता है, फिर महंगे वाला माल निकलता है। हमारा फिर ये होता है लॉजिक कि फाइफो में पहले सस्ते वाला माल निकलता है, फिर बाद में महंगे वाला। तो अगर पहले सस्ते वाला सारा निकाल देते हो तो इसका मतलब ये है कि जो बच जाता है माल वो महंगे वाला बच जाता है। तो फाइफो में राइजिंग प्राइसेस वाला अगर केस हो, यानी मार्केट में प्राइसेस राइज हो रही है, तो फिर तो हम कहते हैं कि फाइफो की क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है। अच्छा, पहला पॉइंट। और दूसरा, मैंने बताया वैसे डायरेक्ट है, अभी मैं प्रूफ करता हूँ डायरेक्ट किस तरह। मैंने वैसे प्रॉफिट को भी बढ़ाया, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा। आप लोगों ने जो माल इशू किया फाइफो में, मुझे सिंपल ये बताओ, आप लोगों ने जो फाइफो में माल इशू किया इन द राइजिंग प्राइसेस, वो पहले सस्ते वाला किया या महंगे वाला? बताओ, सस्ते वाला महंगे वाला? जल्दी बताओ जल्दी। जो इशू किया माल फाइफो में राइजिंग प्राइसेस में, पहले जो माल इशू किया वो सस्ते वाला है महंगे वाला है? बताओ जरा यार, बताओ जल्दी 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 जल्दी। सब बताओ यार, सब बताओ, एक्टिव रहो यार। सस्ते वाला माल है बिल्कुल। अच्छा, अब अगर वो पहले सस्ते वाला माल आपने इशू किया, क्योंकि आपने लो प्राइस पे पहले इशू किया, फिर आपने राइजिंग राइजिंग जो प्राइस राइज जो करी है, तो पहले सस्ते वाला माल निकलेगा। तो जब सस्ते वाला माल इशू किया तो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा ना, क्योंकि पहले आपने जब सस्ता माल इशू किया, कॉस्ट आपकी कम है, तो जब सेल्स तो आपने बेचना तो एक ही सेल प्राइस पे है ना, बेचोगे तो मार्केट प्राइस पे ही ना। तो पहले सस्ते वाला माल इशू किया तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट का वैसे ही आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी किसी ट्रेंड में बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये राइजिंग प्राइसेस है। और एफको का इससे कम होगा, एफको का कम होगा, क्योंकि फाइफो सबसे ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट शो कर रहा होता है एज कम्पेयर टू एफको एंड लाइफको। लेकिन अगर यही रूल आ जाए फॉलन प्राइसेस में, फॉलिंग प्राइसेस में, जैसे आपका ट्रेंड चल रहा है फॉलिंग प्राइसेस, तो यही ट्रेंड्स क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, यही ट्रेंड्स क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। फिर उस केस में क्या होगा कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता रहा हूँ कि रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ फॉरेन प्राइसेस के लिए, रेड कलर है फॉरेन। तो फिर क्या होगा, फाइफो का क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट कम शो करेगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट, क्योंकि पहले महंगी वाला माल इशू किया फिर सस्ते वाला, तो जो बच जाएगा वो सस्ते वाला होगा, और एफ को ज्यादा शो करेगा। तो आपने ट्रेंड्स बड़े ध्यान से पढ़ने, आंखें बंद करके नहीं करना। ये देखो, फॉलन थ्रू आउट द ईयर, फॉलन थ्रू आउट द ईयर, उस लिहाज से बताना है आपने। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्या कहते हैं फॉलन प्राइसेस में क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट का, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट की वैल्यू फाइफो को यूज करके वो कम है, वो कम है एज कम्पेयर टू एफओ। फाइफो की कम है, एफओ की ज्यादा है। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट आर हायर यूजिंग फाइफो रेदर देन एफओ, ये जरूर होता अगर प्राइसिंग, अगर जो सवाल है वो कहता है कि राइजिंग प्राइसेस वाला सवाल है, ये वो वाला आंसर है। क्लोजिंग इन्वेंटरी प्रॉफिट आर लोअर यूजिंग फाइफो रेदर देन, बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है जो मैंने तुम लोगों को प्रूव करके बताया कि क्लोजिंग इन्वेंटरी प्रॉफिट जरूर ज्यादा होते हैं अगर राइजिंग प्राइसेस होता है फाइफो के एज कम्पेयर टू एफको, लेकिन अभी एफको के ज्यादा है क्योंकि आपका जो प्राइस है फॉल कर रही है। तो बताओ, ये क्लियर हुआ ट्रेंड?
ट्रेंड क्लियर हुआ, या थ्योरेटिकल लॉजिक क्लियर हुई है कि नहीं हुई, सब बताओ। और मैं बताऊं, एक चीज मैं बताऊं कि ये जो F2 है, यानी F2 या MA2 या जो ये जहां जहां ये टॉपिक टेस्ट होता है, जहां जहां ये टॉपिक टेस्ट होगा, वहां वहां एग्जामिनर का जो मेन फोकस है वो कैलकुलेशन में नहीं होता, ज्यादा फोकस, उसका मेन फोकस होता है थ्योरेटिकल पे। और वैसे भी अब हायर स्टडीज में जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं, तो आपकी स्टडीज में थ्योरेटिकल जो है वो डिस्कशन, थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि एक लंबा क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करो, तुम्हें तो रट्टा लगाया हुआ है, उसमें ध्यान से करना। हाँ, एफको में ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट जब प्राइसिंग प्राइसिंग कम हो, नहीं प्राइसिंग कम नहीं, कॉस्टिंग कम हो, कॉस्टिंग कम हो, मतलब प्राइसेस लो हो रही है, प्राइसेस ऐसा सा मार्केट में लो हो वो सॉरी क्या कहते हैं, जो आप माल खरीद रहे हो, माल खरीद रहे हो, तो किसी की प्राइस, आपकी कॉस्ट है ना, आपने माल खरीदा तो उसकी प्राइस लो हो गई, पहले से लो हो गई, तो पहले आपके पास जो माल आया है वो महंगे वाला आया हुआ है। यानी मैं अगर प्रूफ अगर मैं बताऊं, तो ये जो जैसे क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले आपने 2.52 का माल लिया, फिर आपने 2.56, फिर 2.78, लेकिन अगर यही रिवर्स हो जाए कि पहले 2.78, फिर 2.56, फिर 2.52, तो अब उल्टा सवाल हो गया ना, तो उसके ट्रेंड्स भी क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि आपने आपका मार्केट में प्राइस कम हो रही है, तो आपकी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट ऐसे ऐसे कम हो रही है, तो वो सारे ट्रेंड्स जो पहले जो 54 लाइफ और एफ को शो कर रहे होंगे, वो सारे ट्रेंड्स रिवर्स हो जाएंगे। जैसे क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट बढ़ रहा था फाइफो में हमेशा से राइजिंग केस में, लेकिन फॉलन प्राइस की केस में कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ हमजा? एक मिनट को कंफर्म कर दो यार। अच्छा, इससे अगला एमसीक्यू हमारे पास है इन्वेंटरी मूवमेंट, उसने बताइए लास्ट क्वार्टर की। और वो कह रहा है जनवरी में हमने परचेज की 10 आइटम्स एट दिस रेट, फिर उसके बाद फरवरी में सेल की, फिर परचेज फिर सेल, और ओपनिंग इन्वेंटरी भी बताइए कि 6 आइटम्स हमारे पास पड़ी हुई है जिनकी वैल्यू 15 ईच है। मेरा ग्रोस प्रॉफिट बताओ फॉर द क्वार्टर यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड का मतलब ये है क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर आपके पास ना वेटेड एवरेज में दो मेथड्स है, वेटेड एवरेज में दो मेथड्स होते हैं, एक है क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज और एक है पीरियोडिक। अगर आपको सवाल में कुछ नहीं बताया हुआ, जैसे यहाँ पे मेरा लगभग कुछ बताया नहीं हुआ, जब कुछ नहीं बताया होगा ना, जब कुछ भी नहीं बताया होगा, तो बात याद रखना कि क्यूमुलेटिव यूज होगा, जब कुछ नहीं बताया होगा तो याद रखना क्यूमुलेटिव यूज होगा, क्यूमुलेटिव मेथड यूज होगा। तो क्यूमुलेटिव यूज करेंगे हम इसमें प्रॉपर क्यूमुलेटिव मेथड यूज करेंगे, और एंड पे फिर प्रॉफिट बताएंगे, एंड पे फिर प्रॉफिट बताएंगे। तो पहले हम क्यूमुलेटिव यूज करते हैं, फिर हम प्रॉफिट बताते हैं। पहले इस तरह के अगर कभी प्रॉफिट पूछे, देखो हमने ये वाले सवाल जब फाइफो लाइफो के बेसिक लेवल पे सवाल किए होते हैं ना, MA1 लेवल पे किए होते हैं, तो उस लेवल पे ना आप लोगों को पूछने का क्लोजिंग बैलेंस बता दो, वो पूछने का क्या कहते हैं, ये इन्वेंटरी की जो इशू है वो बता दो, वैल्यू ऑफ इशू बता दो, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तो आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो ये कैसे सॉल्व करना है ये सुन लो, इसको मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो, अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसमें वो बता रहा है कि इन्वेंटरी मूवमेंट्स में प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर वर एज फॉलोज। जनवरी में बताया, फरवरी, मार्च, जो भी बताया, हमें जनवरी फरवरी हमें बस ये चाहिए कि वैल्यूज बताओ। अब हम पहले बना लेते, क्योंकि क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज आना है, तो हमारे पास तीन कॉलम्स होंगे, सेम वैसे ही, रिसीट्स, इशू और बैलेंस। या पहले मैं इसको प्रॉपर टेबल बना लूँ, शेप्स बना लूँ।
अच्छा अब देखो, मैं सारी वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पे, सारी वैल्यूज लिख के उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज में हमारी वो क्यूमुलेटिव वो भी क्लियर हो जाएगा, और प्रॉफिट कैसे निकालना है ये भी पता चल जाएगा। आपके पास सबसे पहले परचेजेस है। परचेजेस का मतलब ये, परचेजेस से पहले बल्कि ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी सबसे पहले लिखनी है। ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है 1 जनवरी को 6 आइटम्स, यानी 6 आइटम, जहां हम लिखेंगे केजीज, आइटम या केजीज। उसके बाद डॉलर पर केजी, उसके बाद टोटल अमाउंट, केजीज, डॉलर पर केजी और टोटल अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास क्या, 6 आइटम्स है एट 15 ईच। 6 आइटम्स एट 15 ईच यानी 90 रुपीज आपके लगेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू के। यहाँ लिख लेते हैं 6, 15 और 90। उसके बाद आपने 10 आइटम्स मंगवाई एट 19.8। ठीक है, 10 आइटम्स आपके पास परचेज आपने की, 10 आइटम्स एट 19.8, ये आ जाएगा आपके पास 198। ये भी आप यहाँ पे कर दो, 10, 19.8, 198। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गई सेल्स। तो क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज कहता है कि जब भी कोई इशू आएगा, मैं थोड़ा मैंने रिपीट रिपीट क्या चीज करूं, मतलब ये जो क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज, इसमें मैंने अभी कुछ बताया नहीं, सिंपली मैंने वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एक टेबल बनाया और उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को पुट किया। ठीक है, ये जो छह यूनिट्स है एट 15 एज, और उसके बाद फिर परचेजेस और सेल्स के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अब मेन को जब बताने लगा हूँ, फिर हमने रिसीट्स लिख दिया। रिसीट्स लिखने के बाद क्या होगा, जब भी क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज कहता है, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज कहता है कि जब भी आप इशू करोगे उससे पहले, इशू करने से पहले पहले आपको एक कॉस्ट पर यूनिट, एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना है। फाइफो लाइफो में हम कहते थे पहले वाला या एंड वाला। क्यूमुलेटिव वेटेड कहते हैं एवरेज निकालो, लेकिन हर इशू से पहले। पीरियोडिक तो कह रहा था ना कि पूरे पीरियड की एक वैल्यू निकाल लो और उसी पे सब कुछ ले जाओ, लेकिन ये कहता है हर इशू से पहले। अब देखो अगला इशू 10 आइटम्स का आ रहा है। यहाँ एक लॉजिक सुन लो, ये जो इन्होंने सेल लिखी है ना, 10 आइटम्स एट 30 ईच, आप लोगों ने ये 30 नहीं यूज करना, 30 तो इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। 30 बताया हुआ, जो सेल्स के आगे बोला हुआ कि 10 आइटम्स एट 10 आइटम्स एट 30 ईच, द 30 रिलेट्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट 10 आइटम्स। एक्चुअली कॉस्ट तो आपने डिसाइड करनी है ना, कॉस्ट तो हमने डिसाइड करनी होती है। मतलब हम कहते हैं कि यार ये वाला इस माल को इस रेट पे लेके जाओ, या इस रेट पे लेके जाओ, या एवरेज रेट पे लेके जाओ, तो वो कॉस्ट है। यहाँ जो सेल्स के आगे कभी भी, अब ऊपर वाला सवाल देख लो जो इससे पहले किया था, इसमें देखो सेल्स के आगे कोई रेट नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमने वो डिसाइड करना है। इस सवाल में उसने रेट दिया हुआ है। रीजन ये है ना, रेट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो बाद में जब हमने प्रॉफिट निकालना है ना, वहां काम आएगा। वहां हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट माइनस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये ना करना कि इशू आप करने लग जाओ, लिखो 10 आइटम या 30, 30 नहीं, हमने वो तो हमने डिसाइड करना है, 30 में तो बेचा हमने। यहाँ हम डिसाइड किया ना हमने, हमारे पास कॉस्ट कितनी थी उस चीज की, तो हमने अब 10 आइटम इशू करने हैं। उसके लिए पहले हम एवरेज रेट निकालेंगे, और क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज के लिए आपने पहले एक एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट निकालने के लिए आपने क्या करना है, सारी अमाउंट्स को टोटल अप करना है। 198 प्लस 90 अगर आप करो, जाता है 288। ये 288 आपके पास वैल्यू आई, और यूनिट्स आपके पास आ गए 16। यहाँ पे एवरेज रेट किस तरह निकलेगा, एवरेज रेट निकालने का तरीका ये होता है कि आप अपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूनिट से, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूनिट से। बताओ जरा एवरेज रेट क्या आ रहा है जिसपे हमने अगला इशू करना है। एवरेज रेट जरा कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 आ गया आपके पास, पूरा पूरा 18 आ गया, एक एवरेज रेट जिसपे आपने अगला इशू करना है। मुझे बताओ अगला इशू, अगले इशू के केजीस कितने हैं, कितने यूनिट्स हैं, अगले इशू कितने यूनिट्स पे हैं, जल्दी बताओ, सवाल में देखो, बताओ सब सब सब। अगला अगले कितने पे है, अगला इशू कितने पे है, हमजा? हमजा साहब, यार फोकस रखो, फोकस रखो। अच्छा अगला इशू ये सेल्स है, सेल्स यहाँ पे 10 आइटम्स जो दिया हुआ है, यही इशू है। ठीक है, तो अगला अगला इशू 10 आइटम्स पे ही है, 10 केजीस पर ही है। ठीक है, और हमारा एक एवरेज रेट निकला था 18 रुपए, तो 180 रुपए का हमने यहाँ पे इशू कर दिया। और इशू को लाके हम यहाँ पे लिख देंगे, इशू को लाके हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 10 माइनस करेंगे, 18 रेट पे हमने इशू किया, और 180, 180। बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है, जरा बता दो यार। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने फिर से दोबारा से कुछ परचेज किए,
यहाँ पे देखो 20 आइटम एंड 24.5, तो हम परचेज लिख देंगे 20 या 24.5। क्या आंसर आ रहा है? 20 एट 24.5। अच्छा, तो 20 एट 24.5 आपने बताया 490। तो फिर से रिसीट यहाँ पे लिखेंगे 20 एट 24.5 490। ये रिसीट है तो ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से सेल है 5 आइटम एट 30। दोबारा से बताया कि हमने 5 आइटम 30 की बेची। हम कहेंगे हमें नहीं चाहिए आपने कितने की बेची अभी, अभी हमें जस्ट यूनिट चाहिए, हमें एक एवरेज रेट चाहिए। एवरेज रेट हम यहाँ से लेंगे। अब एवरेज रेट कैसे निकालना है? देखो आप आपके पास जो वैल्यू बची थी वो 288 का माल बचा था यहाँ पे। उसके बाद 180 आपने निकाल, उसमें से निकल गया माल, क्योंकि इशू हो गया, और मजीद 490 का माल आ गया। तो एड अप होकर वैल्यू कितनी आ गई है? एड अप होकर वैल्यू आ गई 598 की वैल्यू आ गई। और दूसरी साइड से जो यूनिट्स है 16 यूनिट्स यहाँ पे आपके पास थे, उसमें से 10 निकल गए, 6 रह गए, 6 में आपने 20 डाले तो 26 आपके पास यूनिट्स है। तो यहाँ पे आपको फिर से एक एवरेज रेट निकालना है, क्योंकि आपको हर इशू से पहले एक एवरेज रेट निकालना है। 598 को डिवाइड किया आपने 26 से, तो आपके पास रेट आ गया 23। तो अगला इशू आपने कितने का किया? 5 यूनिट्स का जो किया उसको आपने किया 23 यूनिट्स पे। 23 इंटू 5 क्या आ जाएगा आपके पास? 115। 115 का आपने यहाँ पे इशू किया, यानी इसमें से 5 यूनिट्स यहाँ से निकल गए, यानी बाकी यूनिट जो बच गए वो 21 बच गए। और जो इशू है आपने किया वो 23 पे किया। जो माइनस हुई अमाउंट, जो माल निकला 115, और बाकी क्लोजिंग बैलेंस की यूनिट यहाँ से आपके पास आ गई है। 598 में से अगर आप 115 निकाल दो तो 483 का माल आपके पास, 483 का माल आपके पास बच गया। अब यहां तक तो हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया, यहां तक तो हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन उसने कहा है कि मुझे चाहिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया, ग्रोस प्रॉफिट कितना कमाया। अब ग्रोस प्रॉफिट जो है वो क्या चीज है? ग्रोस प्रॉफिट तो एक्चुअल में जितने का आप माल बेचते हो उसमें से आप उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो तो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। और मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि इशू एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स ही तो है। इशू क्या है कि आप प्रोडक्शन को माल दे रहे हो कि वो बनाए और आगे बेचे। तो जब आप अपनी तरफ से माल बेच रहे हो तो आप जो कोई ना कोई कॉस्ट पे इशू कर रहे हो ना, कोई ना कोई कॉस्ट पे इशू कर रहे हो, तो वो आगे जाके सेल होना है। तो सेल्स की कॉस्ट क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि उसी ने तो जाके आगे सेल होना है। तो उसकी कॉस्ट क्या है? यही जो हमने इशू किया है, यही जो हमने इशू किया। तो वैल्यू ऑफ इशू एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स ही तो है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो, आपने क्या करना है इसमें, एक चीज ये करनी है कि ये जो 115 और 180 ऐड करो जरा, 115 और 180 ऐड करो, 115 और 180 ऐड करो, ये आता है 295। ये आ गया 295। 295 एक्चुअल में क्या है कि जो माल आपने बेचा, ठीक है, जो इशू किया वो सेल ही हुआ ना आगे, तो जो माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी? आपको पड़ी 295। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो सीधा सीधा आपके पास आ गई 295, वो मैंने जाके यहाँ लिख दिया 295। लेकिन हमने कितने का माल बेचा, सेल्स भी तो पता हो, हमने कितने का माल बेचा वो सीधा सीधा यहाँ पे हम आएंगे
यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी ये बात की थी कि जो सेल्स की आगे वैल्यू दी हुई ये इनकी सेलिंग प्राइस तो दी हुई है, ये इनकी सेलिंग प्राइस दी है कि 30 रुपए का माल हमने बेचा है। ये 10 आइटम्स भी हमने 30 रुपए में बेची है, 5 आइटम्स में, यानी टोटल 15 आइटम्स जो हमने बेची है, 10 और 5, ये दोनों को 30 रुपए के हिसाब से बेचा है। यानी 15 आइटम्स को अगर हम 30 रुपए के हिसाब से बेचे तो हमने सेल कितने की है, 450, और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या, 295। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, $155। तो यही सवाल लाइफो के थ्रू भी वो पूछ सकता है। आपको सिर्फ इतनी अक्ल होनी चाहिए कि ये जो इशू है इसकी जो टोटल वैल्यू आनी है एक्चुअल में यही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और अगर उसने सवाल में इस तरह की सेलिंग प्राइसेस साथ दे दी हुई है तो अच्छी बात है ना, सेल्स पता चल गई, टोटल सेल्स निकाल लो, उसमें से वैल्यू ऑफ इशू यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कहते हैं कैलकुलेट कर लो। अच्छा, वो एक क्वेश्चन जो ने पूछा कि अगर नेट प्रॉफिट पूछ ले, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो उसने सवाल में नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस दिए होंगे इस तरह, यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस कोई जैसे दिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंस बताएगा ये एक्सपेंस है। तो अगर एक्सपेंस मांगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस माइनस करना तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अगर पूछ ले इसका, ठीक है। और अगर वो नहीं, एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, एक्सपेंस अगर जीरो दिया हुआ है तो वही ग्रॉस प्रॉफिट वही नेट प्रॉफिट है। या सिंपल प्रॉफिट पूछ ले तो नॉर्मल प्रॉफिट बता देना, नॉर्मली एक्सपेंस के साथ आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एक मरतबा जरा कंफर्म कर दो, एक मरतबा कंफर्म कर दो अगर क्लियर है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस है अभी, क्योंकि हमारे अभी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहते हैं, आप लोग भी साथ साथ इसको बल्कि लिख लो, यही पीडीएफ फॉर्म में आपको आपके साथ शेयर की होगी, ठीक है। जब नहीं की हुई तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें से आपने जो एमसीक्यू एज असाइनमेंट करने हैं वो कौन से हैं, 151, 152, बिकॉज ये वही वैल्यूएशन मेथड्स पे ही है, सेम 153। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ इशू। उसके बाद ये लेटेस्ट लेटेस्ट ही है बेसिकली। लेटेस्ट और पुराने में कोई इतना खास फर्क नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट में सिर्फ एब्नॉर्मल गेन और लॉस जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका हुआ है, वो खत्म हो चुका हुआ है। तो वो सिर्फ वो नहीं है, बाकी सारा सेम है, 100% सेम है। एक 179, 151 से आपने 166 तक करने हैं, ये 16 एमसीक्यूज है। 166 तक, एक मिनट, ये टोटल 151 से 166 आपकी ना असाइनमेंट है, ठीक है। और ये आप लोगों ने करनी है, अगर कहीं इशू आए तो आप मुझसे पूछ लेना, इससे अगले वाले मैं खुद करवाऊंगा, इससे अगले वाले मैं खुद करूंगा, अगले वाले भी इसी तरह की है लेकिन वो मैं खुद करवाऊंगा, ताकि वो उसमें जो थोड़े टेक्निकलिटीज है वो मैं खुद आपको बता दूं, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं आपके साथ ग्रुप में ये पीडीएफ एक मिनट फिर शेयर कर देता हूँ। और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो क्या कहते हैं, और अगर है तो फिर इसके ऊपर आपने असाइनमेंट इसी इसी एमसीक्यू पे अपने असाइनमेंट्स करनी है और मुझे सबमिट करवानी है बिफोर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, हाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर एंड है यहाँ पे।